हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास हम लोग को रहेगा मैथ का। आज हम लोग गणित पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का। तो हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दिया गया है आप लोग का। आज का क्लास हम लोग लेंगे बहुपद से। आज मेरा क्लास रहेगा बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बहुपद के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है बहुपद, तो उसी से रिलेटेड रहेगा। बस फर्क इतना होगा कि वहाँ पर आप लोग चर के आधार पर पढ़े थे, यहाँ घात के आधार पर पढ़ना होगा, है ना। तो आप लोग को यहाँ पर बहुपद हम बताने से पहले आप लोग को चर मान और अचर मान की जानकारी होना चाहिए। बहुपद को जानने से पहले आप लोग क्या जानकारी होना चाहिए? चर मान और अचर मान। चर मान और एक होता है अचर मान। अब यहाँ पर बात होती है कि सर चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, उसके बारे में आप बताइए। अगर आप लोग नहीं भी जानते हैं तो हम बिल्कुल इसको शुरू से पढ़ाएंगे। आप 9th क्लास में बहुपद पढ़े हो या ना पढ़े हो उससे मतलब नहीं है। आप लोग को बिल्कुल यहाँ 0 से पढ़ने के लिए मिलेगा। बिल्कुल शुरू से पढ़ाया जाएगा। बहुपद क्या होता है, चर मान क्या होता है, अचर मान क्या होता है, सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। ऐसे 9th क्लास में सबके बारे में आप पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन हम लोग 10th क्लास में आए हैं तो आज लेसन को स्टार्ट करना है। अध्याय दूसरा है, ये बीजगणित का पार्ट होता है। बीजगणित का बीजगणित को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद। देखिए, बहुपद को लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करें तो बहुपद आपको बहुत परेशान भी कर सकता है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उस लेसन का आधा से अधिक क्वेश्चन अपने आप कॉन्सेप्ट से ही सिर्फ क्लियर हो जाता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तब तो आधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना। तो किसी भी लेसन को, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं कि बहुपद का कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं। बहुपद का मतलब ही होता है एक से अधिक पद। एक से अधिक पद है ना, नाम से ही पता है। बहुपद, बहु मतलब अधिक, एक से अधिक को बहु कहा जाता है। अब सास बहु वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर बात चल रहा है मैथ में बहुपद। बहु का मतलब होता है ढेर सारे, तो यानी एक से अधिक पदों वाला संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। समझ में आ रहा आप लोग को ना? अब देखिए, बहुपद से हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाता है? बहुपद से बोर्ड में हम लोग को ऑब्जेक्टिव जो होता है 4 से 5 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो होगा वो आपको क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 1 गुने अगर 5 कर दे 5 नंबर, तो ऑब्जेक्टिव से क्लियर होने वाला है ना। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव आपको रहता है 3 से 4 या 2 से 3 मानिए ना, 2 से 3 सब्जेक्टिव भी रहता है। तो 3 नंबर का 3 गो क्वेश्चन आपको अगर सब्जेक्टिव होता है, अगर 2 ही नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो 3 दूनी 6 नंबर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ से हम लोग 11 नंबर लेकर जाएंगे। कितना नंबर लेकर जाएंगे? 11। लेकिन उससे पहले आपको बहुपद में बहुत कुछ पढ़ना होगा और उन सभी चीज़ों को याद भी रखना होगा। सिर्फ हम कॉन्सेप्ट यहाँ बता दें तो आपको 11 नंबर नहीं मिल जाएगा। 11 नंबर लाने के लिए कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना होगा, उसको पढ़ना होगा और यहाँ जो भी क्वेश्चन होगा उसको ध्यान से सुनना होगा आप लोग को।
घर पर रिवाइज भी करना होगा अपने से, तब जाके ये 11 नंबर मिलेगा, है ना। बहुपद जो होता है थोड़ा टफ पड़ता है, टफ पड़ता है इसलिए कि लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए बहुपद टफ होता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुपद कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। बहुत क्या है? इजी। कब? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो आप लोगों को समझ में आ गया बहुपद से रिलेटेड बात। यहाँ पर हम बताएं कि बहुपद से कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग को? 11 नंबर। मतलब 9 से 11 नंबर तो लेके ही जाएंगे। कब? जब इसको अच्छे से हम लोग पढ़े रहेंगे तब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह मालूम होना चाहिए कि चरमान क्या होता है, अचरमान क्या होता है। तो आप लोग को 9th क्लास में बताया गया होगा, और नहीं भी बताया गया तो आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिए और नोट भी करते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना। चरमान वह मान जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चरमान। क्या बोलते हैं? चरमान। वह मान जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चरमान। तो चरमान A B C D डॉट 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 X Y क्या है, ये सब Z, ये जितने भी आते हैं इसके बीच में वो सब के सब क्या होते हैं? चरमान होते हैं। अब देखिए चरमान में मान कैसे बदलता है। x को सॉल्व करते करते कभी आप x का मान 100 मान लेते हैं, लिखते ना कि x का मान 100 माना। अब इसी x का मान सॉल्व करते करते कभी 5 भी आ जाता है, इसी x का मान कभी सॉल्व करते करते -2 आ जाता है, इसी x का मान सॉल्व करते करते कभी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते कभी कभी 1/2 आ जाता है। आता कि नहीं आता है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो एक ही चर है, लेकिन मान क्या है? सब अलग अलग है ना। मान सब अलग अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही चर का मान अलग अलग पाया जा रहा है, अलग अलग हमको मिल रहा है। तो चर का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं चर मान। किसको बोलेंगे? वैसे राशि जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चर मान कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर ABCD A का मान कभी कभी 18 डिग्री या 18 होता है, A का मान कभी कभी 50-70 कुछ भी मान लीजिए, A का मान कभी कभी 100 भी मान लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है? मान बदल रहा है ना। तो जिस राशि का मान बदलेगा उसको बोलेंगे चर मान। क्या बोलेंगे? यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा उसको क्या बोलना है? अब एक होता है अचर मान, जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है, जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? अचर मान। जैसे में अगर 10 है तो 10, 1 है तो 1, 2 3 4 डॉट 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 10 50 100 कुछ भी होगा इन तक। तो ये जितने भी संख्या आप देख रहे हैं ये सब क्या है? चर मान। अचर मान है। क्या है? जिसका मान कभी बदलता नहीं। अगर होटल में हम चले गए 5 रुपए लेकर के और 2 समोसा खा लिए, है ना, 2 क्या कर लिए हम लोग? समोसा 2 खा लिए, और कहते हैं कि लो ये 5 रुपया, माना कि 2 समोसा का दाम 10 रुपया है। 2 समोसा दाम कितना है? 2 समोसा का मूल्य 10 रुपया है, और 5 रुपए ले जाके उसको हम दे देंगे। अब लोग मान लो कि 10 रुपया रख लो, तो रख लेगा होटल वाला? नहीं रखेगा। तो कहेगा नहीं 10 रुपये। तो फिर जबरदस्ती अगर मान लो ना कि 10 रुपया है तो दूध आप दे देगा, है कि नहीं? कि मान कैसे ले, है ना। इसका मान बदलता 5 को आप 10 नहीं कर सकते, इसलिए आपको 10 देना ही होगा। तो इसका मान बदलेगा। लेकिन अगर यहाँ की बात करते हैं तो मैथ में कभी कभी मान लेते 1 समान 100 माना, 1 बराबर 10 माना, करते हैं ना। ये तो मान लेते हैं। तो ये क्या होता है? मान लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना समोसा वाला दिक्कत कर देगा आप लोग को, है ना। जूठा बर्तन मांजना होगा, फिर ऐसा होता है ना। जब पैसा नहीं तो कुछ तो काम करके जाइएगा ना वहाँ। हाँ तो काम करवा लेगा वो, तो ठीक है काम कर दो इतना का। तो इसका मान बदलता नहीं है, लेकिन इसका मान क्या होता है? बदलता है। क्लियर है? आगे समझ में ना।
किन्हीं को कोई डाउट है? नहीं है। एक बार फिर से ध्यान सुन लीजिए, जिस राशि का मान बदलता है उसको बोलेंगे चर मान, और जिस राशि का मान नहीं बदलता उसको बोलते हैं अचर मान। क्लियर है ना? अब साफ साफ समझ लिए, चर किसी भी चीज को चरने के लिए छोड़ देंगे तो जहां तहां चरेगा ना, तो स्थान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये हो गया। अचर मतलब बांध के रख देंगे खुट्टा में, तो जहां तहां एक ही जगह ना घूमेगा जी, जहां तक उसका राशि वहीं तक ना घूमेगा, तो हो गया ये वाला। अब इससे भी आप पकड़ सकते हैं, चर मतलब खुला छूटा हुआ, तो जहां मन तहां चरेगा, मान बदल देते रहेगा, तो चर मान हो गया। अचर मान जिसका मान नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर बहुपद। तो बहुपद क्या होता है समझ में आ गया आप लोग को? एक से अधिक पदों वाला संख्याओं क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। अब आप लोग कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम उसको फिर सॉल्व करके आपको भेज देंगे, ठीक है? तो आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले बहुपद जो होता है किस रूप में लिखा जाता है? तो 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं चर के आधार पर। चर के आधार पर 2 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद, 4 पर होता है ना। अब यहाँ पढ़े घात के आधार पर। किसके आधार पर पढ़े हैं? कितना घात वाला बहुपद है ना। तो चलिए, आपको यहाँ पर रहेगा, इसको लिखेंगे कैसे? तो a0 x के पावर 0, ठीक है, a के पावर 1 x के पावर 1, a2 पावर नहीं है, a0 a1 a2 x के पावर कितना हो गया? a3 x के पावर, a4 x के पावर, डॉट 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 जाएगा एक an और x के पावर n तक जाएगा। तो बहुपद को इस रूप में लिखा जाता है। अभी आप लोग को 1% भी समझ में नहीं आया होगा कि सर क्या लिख दिए, अभी समझ में नहीं आएगा ये। इसको खाली आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए कि इस रूप में लिखा जाता है, जहां पर a1 a0 a1 a2 a3 a4 a9 a10 an जो है आपका होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है ये? क्या होता है? पूर्ण नहीं बोलकर प्राकृत बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? प्राकृत संख्या होता है। इतना भी समझिए। तो बहुपद को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर? तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए घात किसको कहते हैं। घात भी समझ में आना चाहिए ना कि घात हम लोग कहेंगे किसको। चलिए, तो जैसे में आप लोग यहाँ देखते होंगे x के पावर 4 लिखते होंगे, तो ये 4 जो है आपका घात होता है, x होता है घातांक। x को बोलते हैं घातांक और 4 को बोलेंगे घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये आपका घात है, ये क्या है? घातांक है, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि इसका घात कितना है तो बोलेंगे 4। कितना घात है ये? 4 है। क्लियर है ना। तो जो उसका पावर होता है, जो उसका पावर होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? अब यदि पूछ दिया जाए कि x से पावर मान लो 23 है तो इसका घात कितना होगा? x से पावर 15 है तो क्या होगा इसका? 15 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये जो घात जो देखना है हम लोग को, घात देखना है चर मान का। किसका देखना है? अचर मान का घात नहीं देखना है। किसको देखेंगे? सिर्फ चर मान का घात देखना है। x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, है ना, उसकी घात की यहाँ पर बात करेंगे, अचर का बात नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है आप लोग को? जो भी बात करना है किस मान का? चर मान का बात करना है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे। देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद बहुतों प्रकार के हो सकता है। हजारों घात वाला बहुपद हो सकता है, लाखों घात वाला बहुपद हो सकता है। लेकिन जनरली जो आपको पढ़ना है वो 3 घात तक पढ़ना है। यहाँ कितने घात तक पढ़ना है? 3 घात तक पढ़ना है हम लोग को, है ना। घात के आधार पर
बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पर बहुपद को प्रकार पढ़ने से पहले यह समझना होगा, जो घात जो होता है ना, बहुपद होने के लिए घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या के अलावा में कोई आ गया तो बहुपद होता ही नहीं है, बहुपद नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग समझा देते बहुपद ना होने का शर्त क्या क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है, एक न एक क्वेश्चन तो आएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पहचानिए। तो जिस चर का घात, चर का घात, ध्यान से सुनिएगा, चर का घात अगर भिन्न के रूप में हो, किसके रूप में हो? भिन्न के रूप में हो, तो वो भी क्या होता है? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। चर का घात यदि क्या हो? भिन्न के रूप में हो, तो वो क्या नहीं कहलाता है? बहुपद नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर का घात जो होगा वो ऋणात्मक। अच्छा, पहले इसको समझा देते हैं। भिन्न का मतलब x का पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो घात जो है आपका किस रूप में है? भिन्न के रूप में है ना। भिन्न किसको बोलते हैं? अंश बटा हर को। तो अंश बटा हर के रूप में ये लिखा हुआ है ना, तो वैसे स्थिति में कह देंगे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चाहे कितना बड़ा पद में क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन इसको बहुपद नहीं कहना है। दूसरा क्या बोले कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए था? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब x का पावर -2 या -4 -5 नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये भी बहुपद नहीं है। समझ में आया? तीसरा, रूट में नहीं होना चाहिए। चर रूट में नहीं होना चाहिए। चर का घात नहीं, चर रूट में नहीं रहना चाहिए। चर जो का रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे में रूट x रखा, रूट x हो ना गया, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। बहुपद समझ में आ रहा आप लोग को? चौथा पॉइंट समझिएगा। हाँ, चर जो हो वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। चर यानी हर में नहीं होना चाहिए। चर का मान हर के रूप में नहीं होना चाहिए। चर का मान हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। जैसे में 1/x, तो 1/x से ऊपर रह जाए तो इसका मान माइनस में ना चला जाएगा, -1 होना जाएगा, फिर तो आगे यही लौट के। तो ये 4 मुख्य कारक है जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं होंगे। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं। हेडिंग दीजिएगा, बहुपद न होने का शर्त। बहुपद न होने का शर्त ये चारों, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 100% है कि पूछता ही है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आप 1 नंबर लेके जा सकते हैं। तो देखिए, बहुपद का जो घात होगा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... n तक इन्फिनाइट होता है ना। तो यहाँ तक आप लोग घात के रूप में अगर पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा। क्या ये सब पूर्ण संख्या है? नहीं। अभी हम जो बताए कि बहुपद ना होने का शर्त जो होता है, देखिए यहाँ पर 4 बात लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे। इन पॉइंटों को एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि बहुपद होने के लिए चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बहुपद होने के लिए चर का घात, यहाँ लिख देते हैं चर का घात, खाली घात लिखे तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। चर का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या, यानी वो 0 से शुरू होना चाहिए। कहाँ शुरू होना चाहिए?
अब बताइए यहाँ पर जो लिखे हैं बहुपद ना होने का शर्त, चर का घात 3/2 है। क्या पूर्ण संख्या में 3/2 आता है? तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? क्या यहाँ पर घात दिया है -2, तो पूर्ण संख्या में -2 आता है? तो ये भी नहीं होगा। चर या घात छोड़ दीजिए, अब चर अगर रूट में होगा तो रूट हटाएंगे बाबू तो x का पावर 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो रूट तो हट गया, लेकिन यही रूट बदल गया, इसका घात हो गया 1/2 जो कि भिन्न के रूप में हो गया। तो 1/2 होता है पूर्ण संख्या में? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए चर का मान हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। अगर हर के रूप में तो इसको ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इसका घात माइनस में हो जाएगा जो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। तो अर्थात ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद में चर का घात किस रूप में रहना चाहिए? एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। किस रूप में? एक के पूर्ण संख्या के रूप में। अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि यह बहुपद है ही नहीं, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। समझ में आ गया ना? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बहुपद दे दिया है x का पावर 4, x का पावर 1/2 है, तो ये और यहाँ पर 7 लिखा हो, तो क्या ये बहुपद है? तो 1 पद 2 पद 3 पद देख के नहीं बोले कि बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में आ गया। तो ये क्या बोला? भिन्न के रूप में होगा तो बहुपद होगा नहीं। अगर आपको ऐसे देता है x का पावर 100 प्लस x का पावर -5 प्लस x प्लस 8, इस तरह से दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये भी माइनस में जब आ गया तो पूरा को सत्यानाश कर दिया ना, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर यहाँ पर रूट दे देगा और ये बिल्कुल 5 से 5 रहेगा, तो क्या ये बहुपद है? नहीं। तो ये आपकी सत्यानाश कर दिया इसको, तो ये भी बहुपद नहीं है। अगर रहेगा ऐसे x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 2 प्लस 7 प्लस या मान लीजिए 7x प्लस 8, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। तो चारों पॉइंट समझा दिया आप लोग को। अब यदि रहेगा यहाँ पे ऐसे कि कितना घात वाला बहुपद है, तो बहुपद में जिसका घात अधिक रहेगा, बहुपद में अधिकतम घात वाला को घात बहुपद कहा जाता है। जैसे में कहा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है, तो 4। अगर ऐसे रहेगा कितना घात वाला बहुपद है, तो अधिकतम घात कितना है? 8। तो 8 हुआ। इस बहुपद का घात कितना होगा? तो 8 होगा। इस बहुपद का घात कितना होगा? तो 8। तो आपको 1 नंबर यहां से भी जाता है। बहुपद दे देता है और पूछता है कि इसका घात बताइए। बहुपद दे देता है और पूछता है कि घात बताइए, तो अब उस बहुपद में अधिकतम घात देख लीजिए कितना है, उसका घात उतना ही हो जाएगा। जैसे इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? अगर ये 15 होता तो अधिकतम घात कितना हो जाता? 15। अगर ये 30 होता तो अधिकतम घात कितना होता? 30। तो घात इसका 30 हो जाएगा। इसका 15 अधिकतम रहेगा तो 15 हो जाएगा। अगर 8 अधिकतम है तो 8 हो जाएगा। आगे समझ में? इस सजा हुआ रहेगा उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अधिकतम घात कितना है वही आपका बहुपद होगा, उतना घात वाला बहुपद होगा, और उस बहुपद को उतना घात हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं यहाँ पर घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद जो होता है वो बहुत होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूप से तीन घात तक। कितने घात तक पढ़ना है? 3 घात तक। जैसे में यहाँ पर रहेगा, पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घात वाला बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक घात वाला बहुपद। ठीक है, इसको क्लीन कर दें। करते हैं इसको। अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होगा, उसको रैखिक बहुपद या
क्या बोलेंगे? एक घात वाला बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में यहाँ पर देखिए, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ हम लिख देते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप होता है इसका ax प्लस बी, ax प्लस जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान। अब बोलोगे सर यदि a का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा? तो आप लोग उतना भी बच्चा नहीं है कि ये नहीं जानते होंगे 0 1 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा b खाली। तो घात तो इसमें नहीं ना रहा, 4 का घात नहीं ना रहा, तो दिक्कत है ना। तो a का मान 0 नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये तो पहला पॉइंट हुआ। व्यापक रूप कितना होगा? एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस जहां a का मान 0 नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसका शून्यांक जो होगा, शून्यांकों की संख्या 1 होगी। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा शून्यांक क्या होता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आगे हम बताएंगे शून्यांक क्या होता है। शून्यांकों की संख्या कितना होता है? और उसको अल्फा द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा है? एक को होता है, एक को क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? एक ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग समझेंगे एक को ही अल्फा लिख दिया गया है। एक को अल्फा नहीं, अल्फा जो होता है इसका एक क्या है? शून्यांक है। क्या है? यानी शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 1, जो क्या रहता है? अल्फा। आगे अब मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा इस तरह से माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरा। ये समझ में आ गया आप लोग को? जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, तो इस बहुपद में x का अधिकतम घात 1 है ना जी, तो ये एक घात वाला बहुपद है। अब चलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, यानी सबसे पहले द्विघात बहुपद समझ लीजिए आप लोग। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। प्लस क्या होता है? ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद का। देखिए अधिकतम घात कितना है इसका? 2 है ना, तो इसका क्या हो गया व्यापक रूप? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। अब इसमें शून्यांकों की संख्या दो होती है। कोई कितना होता है? 2। अल्फा बीटा और गामा होती है। अल्फा बीटा और गामा होती है। क्लियर है? ओ सॉरी, द्विघात है ना जी, तो द्विघात में 2 अल्फा और बीटा होता है। कौन होता है? अल्फा और बीटा। ठीक है, अगला चलेंगे हम लोग। अब तीसरा में त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 होगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद या 3 घात वाला बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात या 3 घात वाला बहुपद कहते हैं। तो इसका व्यापक रूप आपका हो जाता है, अच्छा एक मिनट यहाँ लिख दे, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, जहाँ a इक्वल टू यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a b c क्या है? a b c एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। अब चलिए यहाँ, अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका व्यापक रूप तो ax की पावर 3 bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ यहाँ भी देखिए, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, a का मान 0, बाकी कोई 0 रहेगा, कोई दिक्कत, खाली a का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। बाकी a छुड़ाकर कोई भी 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a यानी जो स्टार्टिंग वाला होगा ना, वो वाला 0
आषाढ़ी मतलब जिसके साथ 3 घात है, जिसके साथ क्या है वो 0 नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें शून्यांकों की संख्या 3 गो होगा। शून्यांक के गो, शून्यांकों की संख्या कितने होते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, तो ये 3 होते हैं। क्लियर है? आ रहा समझ में आप लोग को? अल्फा, बीटा, गामा। तो आप लोग जनरली यहाँ पर 3 ही घात तक पढ़ना है। 4 घात रहता तो क्या होता? एक्स के पावर 4 bx क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। इस तरह धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है। क्या करेंगे? बढ़ाते रहेंगे। आगे समझ में ना? कोई दिक्कत है? अब देखिए, रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या 3, 4 घात में 4, 5 घात में 5। अगर 100 घात वाला बहुपद हो तो शून्यांकों की संख्या कितना होगा? 100। यानी जितना घात वाला बहुपद उतना ही उसका शून्यांक होगा, उतना ही उसका क्या होगा? शून्यांक। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं ना? समझ में आ गया आप लोग को? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे आप लोग को बताया जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे शून्यांक क्या होता है। अभी हम बता रहे थे शून्यांक, पहले लिख लीजिए फिर आपको बता देंगे शून्यांक क्या होता है। तो समझिए शून्यांक क्या होता है। चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, उससे हम लोग बोलते हैं, उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। उस बहुपद को क्या कहते हैं? शून्यांक। कोई बहुपद होता है, शून्यांक समझिएगा ध्यान से, शून्यांक है ना। शून्यांक कैसे होता है जी? और देख लीजिए आप लोग, है ना। तो सबसे पहले समझना है कि शून्यांक होता क्या है। शून्यांक में सु इधर से होगा ना। शून्यांक क्या है? किसी बहुपद में चर का वह मान, किसी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद को क्या कर दे? उसे उस बहुपद का शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है x-3, इसका शून्यांक 1 घात वाला है ना, तो शून्यांकों की संख्या भी 1 ही होगा। तो वैसे स्थिति में इसको शून्य करने के लिए अगर यहाँ 3 रख दिया जाए तो 3 में से 3 क्या 0 होने जाएगा जी? तो इस बहुपद का शून्यांक कितना हो गया? 3 हो गया। क्यों हो गया? तो 3 क्यों? क्योंकि 3 मान रखने पर इस बहुपद का मान कितना कर देता है? 0। तो चर का वह मान 3 हो गया, तो 3 - 3 कर 0 आ गया। तो यहाँ जो 3 है वो चर का मान है, तो हम बोले चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दो उसको क्या कहते हैं? शून्यांक। तो 3 आपका क्या होगा? इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। आगे समझ में? कोई डाउट है? नहीं ना? तो कोई दिक्कत? शून्यांक समझ में आ गया ना? अब देखिए, लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनको आपको याद करना चाहिए। तो आपको हम उसको इसी में बता देते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उन सभी पॉइंट्स को हम क्लियर कर रहे हैं ना। आप लोग बारी बारी से देखिएगा, बारी बारी से। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग लेसन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। प्रश्नावली 1A को क्लियर करने से पहले उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपको भारतीय भवन का बुक पेज नंबर A13 पर मिलेगा। भारतीय भवन का बुक पेज नंबर A13 पर मिलेगा। हम लोग जो मैथ पढ़ते हैं वो भारतीय भवन का ही मैथ पढ़ते हैं ना। तो चलिए आपको महत्वपूर्ण तथ्य समझिए ध्यान से। पहला पॉइंट है कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ax + b है, जहाँ a = नॉट 0। तो ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax + b, जहाँ a = क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे है
द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोगों को बता दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू, और त्रिघात बहुपद ही बताया हुआ है ना जी, कि नहीं बताया हुआ। अब देखिए यहाँ बोला है कि किसी बहुपद का शून्यांक x बराबर a हो तो पी ए बराबर होता है 0। पी ए बराबर क्या होता है? 0, यानी उसको शून्य बहुपद कहते हैं। आगे देखिए, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यांक होता है। रैखिक बहुपद में शून्यांक की संख्या कितना? द्विघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद में। तो आपको 5 तक सभी पॉइंट क्लियर हो गए। छठा पॉइंट है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यांक हो, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यांक है ना। ये छठा पॉइंट समझिए ध्यान से। तो शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल सी बटा ए होता है। क्या होता है? शून्यांकों का योग माइनस बी बटा ए और शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का व्युत्क्रम का योगफल कितना होता है? तो शून्यांकों का व्युत्क्रम कितना हो गया? 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, इनका योगफल होता है माइनस बी बटा सी। चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए। देखिए ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए आपका ये वाला है। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि द्विघात बहुपद दे देगा और बोलेगा कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस बी बटा सी से, निकाल सकते हैं ना। चलिए पॉइंट 7 समझिएगा। यदि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इस 7 लिखा हुआ है, अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो, तो तीनों इसको क्या है कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? तो शून्यांकों का योग है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, और एक एक कर शून्यांकों का गुणनफल, मैंने एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, कौन है? एक एक कर शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का योग होता है सी बटा ए, और तीनों का गुणनफल, तीनों शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। ठीक है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद के लिए होगा। किसके लिए? ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद ना। कोई दिक्कत है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब आगे यहाँ पर द्विघात बहुपद px का शून्यांक, द्विघात बहुपद px का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपद इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से ज्ञात a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से द्विघात समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। उसी तरह से ये वाला सूत्र से हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर तीनों शून्यांक हमको मालूम हो, तीनों शून्यांक मालूम है, बोलता है हम लोग को कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करो, तो त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र हो जाएगा a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस होता है अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो तो, और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो ये वाला। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।